देखिए, ये तो अब तय माना जा रहा है कि तीसरी बार भी देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी उतने ताकतवर और फियरलेस नहीं होंगे जितना कि पिछली सरकार में वो देखने को मिलते थे। अब तो यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि इस सरकार में बीजेपी अपने सबसे बड़े एजेंडे को भी शायद पूरा नहीं कर पाएगी। धारा 370 जिस तरह से बीजेपी के सबसे बड़े एजेंडों में एक था, वैसे ही बीजेपी के पास कई और सारे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जो वो पूरा करना चाहती है। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से दूर है और उन्हें सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद चाहिए। और ये दोनों पार्टियां हमेशा से बीजेपी के कई सारे कोर एजेंडे के विरोधी रही है। ऐसे में हो सकता है कि इस बार बीजेपी को अपने कोर एजेंडे को पूरा करने में काफी परेशानी झेलनी पड़े। तो फिर चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से कोर एजेंडे हैं जिन्हें पूरा करने में इस बार बीजेपी को तकलीफ हो सकती है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। सबसे पहला जो एजेंडा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। बीजेपी की जो पुरानी पार्टी थी जनसंघ, उसके फाउंडर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग को लेकर ही नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। जनसंघ के बाद बीजेपी के कोर एजेंडे में अनुच्छेद 370 के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे बड़ा एजेंडा है जिसे वो सालों से लागू करना चाह रही है। और जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब से इस बात की चर्चा और तेज हो गई। और अब जब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुकी है, तो ऐसे में कहा जा रहा था कि इस बार मोदी सरकार बनते ही पहले 100 दिनों के अंदर यूसीसी को देश भर में शायद लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब शायद ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पीएम मोदी जिस नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वो दोनों ही इस बिल के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। नीतीश इस बिल को लेकर कई बार विरोध कर चुके हैं और मोदी सरकार को इसे न लागू करने के लिए पत्र भी लिख चुके हैं। और चंद्रबाबू नायडू तो एक बार पीएम मोदी को हार्डकोर उग्रवादी भी बता चुके हैं और इस बिल का खूब विरोध करते थे। ऐसे में अगर पीएम मोदी उनकी मदद से सरकार बनाते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये दोनों नेता लागू करने नहीं देंगे, या फिर इसमें बहुत बड़ा संदेह हो सकता है कि वो दें या ना दें। दूसरा बड़ा एजेंडा है मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का। साल 2024 के चुनाव में पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने और पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था और इसे खत्म करने के भी दावे किए जा रहे थे। 30 अप्रैल को तेलंगाना में एक रैली के दौरान खुद पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए संविधान का अपमान कर रही है। लेकिन उन्हें बता देना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दलितों और ओबीसी के हिस्से के आरक्षण को धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं बांटने दूंगा। इसके अलावा मई 2024 में बिहार की आरा में एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था, आप 400 का आंकड़ा पार करवाइए, हम विभिन्न राज्यों में मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण को रद्द करके पिछड़ा वर्ग को दे देंगे। अब बीजेपी तो चाह रही है कि वो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दे, लेकिन शायद चंद्रबाबू नायडू ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस चुनाव में जिस दिन पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात की थी, उसके ठीक दूसरे दिन ही चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा था कि वो 4% मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करते हैं और यह आरक्षण जारी रहेगा। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी हमेशा से ही बीजेपी के उलट मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करते आई है। अगर इसे लेकर नीतीश कुमार की बात करें तो हालांकि अभी तो उन्होंने चुप्पी साध रखी है और उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के खात्मे का न तो सपोर्ट किया है और इसका न ही विरोध किया है। लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भले ही नीतीश कुमार ने चुनाव के वक्त मुस्लिम आरक्षण को लेकर मोदी का विरोध नहीं किया था, लेकिन शायद अगर अब मोदी ऐसा करते हैं तो वो साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि डेटा ये बताते हैं कि बिहार के मुस्लिम सबसे ज्यादा नीतीश की पार्टी जेडीयू को ही वोट देते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के साथ ही साथ नीतीश भी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और पीएम मोदी की सीट खतरे में आ सकती है। तीसरा बड़ा एजेंडा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव करने का। साल 1991 में जब देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब एक कानून देश में इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को वजूद में आए किसी भी धर्म स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी इसे बदलना चाहती है और बीजेपी के कई बड़े नेता इसे लेकर बयान भी दे चुके हैं। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने खुद राज्यसभा में इस एक्ट को खत्म करने की मांग की थी।
क्योंकि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। इस नारे को अगर सही साबित करना है तो एक्सपर्ट के मुताबिक इस एक्ट को या तो बदलना पड़ेगा या फिर इसे खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इस बार बीजेपी जिस नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और साथ ही साथ चिराग के साथ मिलकर सरकार बना रही है, वो शायद इसके पक्ष में नहीं है और इसका समय समय पर विरोध करते आए हैं। ऐसे में तय है कि इस एजेंडे को मोदी सरकार इस साल में तो लेकर नहीं आने वाली है। चौथा बड़ा एजेंडा है वो है वन नेशन वन इलेक्शन का। देखिए, देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है। इसे लेकर बीजेपी ने राष्ट्रपति को एक लेटर भी सौंपा है। कहा जा रहा है कि देश भर की 47 बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से 32 इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इसे लागू करने के लिए पीएम मोदी को जिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है, वही इसके लिए अभी तैयार नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीतीश कुमार ने अब तक खुलकर न तो विरोध किया है और न ही सपोर्ट किया है, और ऐसा ही हाल चंद्रबाबू नायडू का है, क्योंकि उन्होंने अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनी थी उसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी उन पार्टियों के लिस्ट में शुमार थी जिसने इस मुद्दे पर कोई भी जवाब नहीं दिया था। इन सब के अलावा एक और बड़ा एजेंडा है, वो है महिला आरक्षण का। जी हाँ, साल 2023 के सितंबर महीने में मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई थी, जो निर्विरोध पास हो गया था। इस विधेयक में नियम बनाए गए थे जिसके मुताबिक राज्यों की विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% का आरक्षण दिया गया है। जब ये कानून बना तो कांग्रेस, आरजेडी समेत कई पार्टियों ने कोटा अंडर रिजर्वेशन की मांग की थी, यानी कि कोटे के अंदर कोटा दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार का भी यही कहना था। उन्होंने इस रिजर्वेशन का सपोर्ट तो किया था, लेकिन नीतीश ने इस रिजर्वेशन के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को अलग अलग आरक्षण देने की मांग की थी। अब अगर बीजेपी सरकार नीतीश का सपोर्ट में सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार कोटा के अंदर कोटा देने के लिए बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। तो ये थे वो 5 बड़े एजेंडे जिसे हो सकता है बीजेपी अपनी नई सरकार के 100 दिनों के अंदर पूरा करना चाह रही हो, लेकिन शायद अब ऐसा ना कर पाए, क्योंकि एक को छोड़कर करीब करीब 4 बड़े एजेंडे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू विरोध में है। और अगर पीएम मोदी इनके सपोर्ट से प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो इन्हें खफा नहीं कर सकते, या फिर ये भी हो सकता है कि बीजेपी नीतीश और चंद्रबाबू को आने वाले दिनों में धीरे धीरे मना भी ले और इसमें कुछ एजेंडे, कुछ बदलाव या कॉम्प्रोमाइज के साथ लागू भी कर ले। अब आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि अभी तो सरकार बनने की जद्दोजहद चल रही है। न तो बीजेपी के पास बहुमत है और न ही इंडिया अलायंस के पास, लेकिन बीजेपी के गठबंधन यानी कि एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है और हो सकता है हम जल्द ही पीएम मोदी को एक नई कैबिनेट के साथ शपथ लेता देख ले। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।